वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, अर्थात राज्यों के मंत्री परिषद। तो राज्यों के मंत्री परिषद को हम लोग देखेंगे, जो एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट के बारे में, अर्थात राज्यों के मंत्री परिषद के बारे में। इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए कि जिस प्रकार केंद्र में सारे कामों का निपटारा करने के लिए, जैसे कि जो मेन प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होते हैं, तो उनके कार्यों का निपटारा करने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होता है, क्योंकि कोई भी काम किसी एक व्यक्ति से चलता नहीं, तो उसके लिए अलग अलग विभाग बांटे जाते हैं। जैसे कि केंद्र स्तर पर गृह मंत्रालय, रेल को देखने के लिए रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस संबंधी। तो इसी प्रकार स्टेट में भी राज्यपाल के अंडर में कई मिनिस्टर्स होते हैं। इन सभी की नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं, लेकिन इनका हेड जो होता है वह चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री होता है। तो वही है हमारा, जिस प्रकार केंद्रीय संसदीय शासन प्रणाली है, तो उसी प्रकार राज्यों में भी राज्यों की मंत्री परिषद का एक प्रणाली है। तो केंद्र में भी संसदीय शासन प्रणाली है और राज्यों में भी, अर्थात जो केंद्र में संसद होते हैं उन्हें लोकसभा और राज्यसभा कहा जाता है, लेकिन जो राज्यों के अंदर में होते हैं उन्हें विधानसभा और विधान परिषद कहा जाता है। तो सेम टू सेम काम वही है, अंतर यही है कि एक केंद्र स्तर का होता है और एक राज्य स्तर का होता है। क्योंकि केंद्र स्तर का अगर कोई मिनिस्टर है, उसे राज्य का जिम्मा दे दिया जाए, तो फिर वह केंद्र का काम और राज्य का काम, क्योंकि राज्य तो एक है नहीं, राज्य जो है वो 28 राज्य है, साथ ही साथ उसमें 8 यूनियन टेरिटरी भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को भी देखना है, राष्ट्रीय मुद्दों को भी देखना है। तो इसी कारण एक चैन बना हुआ है, राज्यों में भी मंत्री परिषद का गठन किया गया। तो केंद्र में भी संसदीय शासन प्रणाली है भारत में, और राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली है। अनुच्छेद 163 में लिखा गया है कि राज्यपाल के कार्यों की सहायता के लिए और उन्हें सुझाव देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि इस अनुच्छेद में लिखा गया है कि अनुच्छेद 163 में लिखा गया है कि राज्यपाल के कार्यों की सहायता देने के लिए और उसके बाद उनके कार्यों का सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्री परिषद का गठन होगा, और उसके शीर्ष पर कौन होगा? तो मुख्यमंत्री। और उसके शीर्ष पर कौन होगा? तो मुख्यमंत्री होगा। याद रखेंगे कि राज्यों के मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। उसी प्रकार सेंट्रल में जो मंत्री परिषद होते हैं उनका हेड कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। वास्तविक जो होता है सारा सत्ता का जो मेन हैंड ओवर किसके हाथ में होता है? तो राष्ट्रपति के हाथ में। लेकिन मुख्य जो कार्यपालक होता है वह प्रधानमंत्री होता है, सारे कार्यों का जिम्मा उसी के पास होता है। तो अनुच्छेद 163 में लिखा गया है, अनुच्छेद 163 में लिखा गया है कि राज्यपाल अपनी स्वविवेक शक्तियों को छोड़कर मंत्री परिषद के परामर्श पर काम करते हैं, लेकिन राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को एक बार और समझ लें कि अनुच्छेद 163 में क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 163 में लिखा गया है कि राज्यपाल अपनी स्वविवेक शक्तियों को छोड़कर मंत्री परिषद के परामर्श पर काम करते हैं, लेकिन राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। तो आर्टिकल 163 में लिखा गया है कि राज्यपाल जो है वह अपनी स्वविवेक शक्ति, क्योंकि जिस प्रकार राष्ट्रपति के पास हमने देखा भी है,
जब हम लोग राज्यपाल के बारे में पढ़ चुके हैं तो प्लेलिस्ट में है, आसानी से इसे आप लोग देख सकते हैं। तो राज्यपाल के वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि राज्यपाल के पास और राष्ट्रपति के पास कुछ अपनी स्वविवेक शक्तियाँ भी होती हैं, अर्थात वे उसका इस्तेमाल उस समय करती हैं जब लगता है कि यहाँ पे उनके दिमाग का इस्तेमाल करना है, अर्थात संविधान से बाहर कोई निर्णय देना है, तो उसे स्वविवेक शक्तियाँ कहते हैं। तो स्वविवेक शक्तियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही काम करते हैं, लेकिन राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 164 में लिखा गया है, अनुच्छेद 164 में लिखा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि मुख्यमंत्री भी मंत्रिपरिषद का ही हिस्सा होता है। जिस प्रकार एक विद्यालय में हेडमास्टर क्या करता है कि सभी शिक्षकों का क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, लेकिन वास्तव में वह भी एक शिक्षक होता है। तो उसी प्रकार मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री क्या करता है, उसका एक मुखिया होता है मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति करता है कौन? यही राज्यपाल करता है, और राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्री परिषदों की भी नियुक्ति करता है। यह बात लिखा गया है अनुच्छेद 164 में। 164 में लिखा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्री परिषदों की भी नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 164 में लिखा गया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में एक जनजातीय मंत्री की भी नियुक्ति करेंगे। तो हालांकि अन्य मंत्री परिषदों की भी नियुक्ति होती है, मंत्री परिषद के कई विभाग हैं मंत्रियों की, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इन सभी इलाकों में चूँकि जनजातीय लोग रहते हैं तो यहाँ पे राज्यपाल क्या करते हैं, तो एक जनजातीय मंत्री की भी नियुक्ति करेंगे। यह बात लिखा गया है आर्टिकल 164 में, अनुच्छेद 164 में। इम्पोर्टेंट है, इन चारों राज्यों का नाम याद रखेंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। अनुच्छेद 164 में एक बात और लिखा गया है कि 4 राज्यों के राज्यपाल कौन कौन? अभी हमने बताया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के द्वारा अपने अपने राज्यों में एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति की जाती है। पर संविधान निर्माण के समय केवल 3 राज्य का ही जिक्र था। कौन कौन? मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। लेकिन जब 94वां संविधान संशोधन लागू हुआ 2006 में, तो बिहार की जगह छत्तीसगढ़ और झारखंड जोड़ दिया गया, क्योंकि ये बिहार से अलग होकर राज्य बन गए। और जहाँ पे जनजातियाँ हैं, और ये पहले कहाँ पे थे? तो बिहार में थे। क्योंकि ये सभी जनजातीय इलाके बिहार से अलग हो गए, तो 2006 में जब 94वां संविधान संशोधन हुआ तो छत्तीसगढ़ और झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया और ये दोनों जनजातीय राज्य अलग हो गए। तो इसके बाद यह जो चीज़ जोड़ दिया गया कि इन सभी राज्यों में जनजातीय मंत्री की भी नियुक्ति होगी। लेकिन 2006 से पहले केवल 3 ही राज्यों का जिक्र था भारतीय संविधान में, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। तो अनुच्छेद 164 में लिखा गया है कि 4 राज्यों के राज्यपालों कौन कौन? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के द्वारा अपने अपने राज्यों में एक जनजातीय मंत्री की भी नियुक्ति की जाती है। पर संविधान निर्माण के समय केवल 3 राज्य मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा का जिक्र था। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 164 में। लेकिन जब 94वां संविधान संशोधन 2006 लागू हुआ तो उस समय बिहार की जगह छत्तीसगढ़ और झारखंड जोड़ दिया गया। तो बिहार को हटा दिया गया और छत्तीसगढ़ और झारखंड जोड़ दिया गया।
क्योंकि ये बिहार से अलग होकर राज्य बन गए और ये सभी जनजातीय राज्य थे जो पहले कहाँ पे थे, तो बिहार में थे। 2006 में ये बिहार से अलग हो गए। इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 164 में 91वां संविधान संशोधन 2003 के बाद एक बात और जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया कि राज्यों के मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम अर्थात न्यूनतम सदस्यों की संख्या 12 तो होनी चाहिए, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे। बहुत बार एग्जाम में यह पूछा गया है। जैसे कि देखिए, जब 91वां संविधान संशोधन 2003 में लागू हुआ, जब 91वां संविधान संशोधन 2003 में लागू हुआ, 2003 में 91वां संविधान संशोधन लागू हुआ 91, याद रखेंगे 91। तो इसमें एक बात जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया कि राज्यों के मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों के 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कम से कम अर्थात न्यूनतम सदस्यों की संख्या 12 होनी चाहिए मुख्यमंत्री को मिलाकर। जैसे कि अधिकतम सदस्यों की संख्या, मान लिया जाए कि विधानसभा की सदस्यों की संख्या अभी बिहार में 243 है। कितनी है? तो 243 है। तो इसमें मंत्री परिषद की संख्या कितनी होनी चाहिए अभी विधान सदन में? तो इसका 15%, इसका 15% अगर देखा जाए तो लगभग हो जाएगा 45, 55, 64 और 35, 36, तो लगभग देखा जाए तो 36 या 37 मेंबर, लगभग 36 या 37 मेंबर जो हैं वे मंत्री परिषद के सदस्य रहेंगे, लेकिन कम से कम 12 तो होना चाहिए। अब इन 37 में मुख्यमंत्री भी शामिल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री को हटा देना है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो इन सब का हेड होता है। तो इसी कारण कम से कम 12 और अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों का 15%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को दिमाग में नोट कर लेंगे। 91वां संविधान संशोधन 2003 केंद्र के लिए भी है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या का 15% से भी अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम अर्थात न्यूनतम 12 सदस्य जरूर होने चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होने चाहिए। तो यह जो नियम है यह केंद्र के लिए भी लागू होता है कि केंद्र के लिए भी मंत्री परिषद के अधिकतम संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या का 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अधिकतम संख्या, और कम से कम 12 सदस्य तो जरूर होने चाहिए प्रधानमंत्री को मिलाकर। इम्पोर्टेंट है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो जिस प्रकार हमने क्या देखा था कि जो केंद्रीय मंत्री परिषद होते हैं वो लोकसभा के प्रति डायरेक्ट उत्तरदायी होते हैं, तो उसी प्रकार जो मंत्री परिषद होते हैं राज्यों के, वे विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। मंत्री परिषद के मंत्री व्यक्तिगत रूप से मंत्री के राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो जो मंत्री परिषद के मंत्री होते हैं वे व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर सामूहिक रूप से बात की जाए तो विधानसभा के प्रति तो उत्तरदायी रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन बात की जाए व्यक्तिगत रूप से तो व्यक्तिगत रूप से वे राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अब है योग्यता के बारे में देखें कि राज्यों के मंत्री परिषद बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। विधानमंडल के किसी भी सदस्य का यदि सदन का सदस्य नहीं है तो शपथ ग्रहण करने के समय से
6 माह के अंदर उसे किसी भी सदस्य की सदस्यता प्राप्त कर लेनी चाहिए। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है क्या कि विधानमंडल के किसी भी सदस्य का या किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो शपथ ग्रहण करने के समय से 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त कर लेनी चाहिए। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने इस जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में बताया था, जब हम लोग लोकसभा और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ रहे थे, तो यही चीज़ सेम कंडीशन लागू था। मंत्रिपरिषदों और मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है, जिसका वर्णन अनुसूची 3 में है। तो अनुसूची 3 में क्या लिखा गया है? अनुसूची 3 में लिखा गया है शपथ के बारे में। तो मंत्री परिषदों और मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, जिसका वर्णन अनुसूची 3 में है। राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं राज्य के मंत्री परिषदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। तो मंत्री परिषदों और मुख्यमंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। तो राज्यपाल क्या करते हैं कि मंत्री परिषदों को शपथ दिलाते हैं, एक पद की और दूसरा गोपनीयता की। राज्य के मंत्री परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उसका कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर निर्भर करता है। तो राज्य के मंत्री परिषदों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, लेकिन उनका कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर निर्भर होता है। इम्पोर्टेंट है। अगर मंत्री परिषद की सरकार बहुमत में रही तो राज्यों के मंत्री परिषद 5 वर्ष तक रहेंगे, नहीं तो राज्यपाल उसे हटा देते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अगर बहुमत में रहेगी तो सरकार रहेगी, अन्यथा उसे हटना पड़ता है। तो अगर मंत्री परिषद की सरकार बहुमत में रही तो राज्यों के मंत्री परिषद 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे, नहीं तो राज्यपाल उन्हें हटा देंगे। अगर राज्य मंत्री परिषद की सरकार बहुमत में नहीं है तो उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। तो अगर राज्यों के मंत्री परिषद की सरकार बहुमत में नहीं है तो उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। अगर अनुच्छेद 356 लागू हो जाए, अगर अनुच्छेद 356 लागू हो जाए तो मंत्री परिषद क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। अब अनुच्छेद 356 क्या है? तो हालांकि हम लोग इसे आगे डिटेल में देखेंगे। तो यह राज्यपाल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट यह शक्ति है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। किसी राज्यों पर यदि कोई संकट आया है तो राष्ट्रपति कर्फ्यू लगा देता है, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। अर्थात राष्ट्रपति उस वहाँ की यदि संवैधानिक व्यवस्था खराब हो जाती है उस राज्य की, तो राष्ट्रपति वहाँ का शासन तंत्र अपने हाथों में ले लेता है और बहुत सारी प्रतिबंध लागू हो जाती है। तो यह आर्टिकल अनुच्छेद 356 के तहत वह राष्ट्रपति शासन लगाता है। राज्यपाल सिफारिश करता है राष्ट्रपति को कि हमारे राज्य के अंदर में संवैधानिक व्यवस्था वह हमारे हाथ में अब नहीं है, तो आप अपनी इस राज्य की जो सत्ता है वह अपने हाथ में लीजिए और राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 356 के तहत। तो जब अनुच्छेद 356 लागू होता है तो मंत्री परिषद स्वतः ही भंग हो जाती है, क्योंकि उस समय राज्यपाल का तो कोई काम रहता नहीं, राज्यपाल का कोई महत्व जीरो हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब राज्यपाल का महत्व जीरो हो जाएगा तो मंत्री परिषद स्वतः ही भंग हो जाएगी, क्योंकि सारी जो शक्ति है वह राष्ट्रपति के हाथों में आ जाएगी। अनुच्छेद 356 तब लागू होता है जब राज्य में संवैधानिक व्यवस्था खराब हो जाए, तब राज्यपाल मंत्री परिषद को भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू कराता है। अभी हमने इस चीज़ को देख लिया कि जब अनुच्छेद 356 तभी लागू होगा जब राज्य में संवैधानिक व्यवस्था खराब हो जाए, तब राज्यपाल मंत्री परिषद को भंग कर देता है और राष्ट्रपति शासन लागू करवाता है। इम्पोर्टेंट है। पूरे देश में मंत्री परिषद के 3 भाग होते हैं: मंत्रिमंडल के सदस्य अर्थात कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। ये चीज़ें हम लोग जब केंद्रीय मिनिस्टर के बारे में देख रहे थे
तो यह चीज़ें देखे थे सेम टू सेम वही राज्यों के अंदर में है कि पूरे देश में मंत्री परिषद के 3 भाग होते हैं। एक मंत्रिमंडल के सदस्य जिन्हें केंद्रीय मंत्री कैबिनेट की मिनिस्ट्री बोलते हैं, कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री। तो राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री की सहायता करता है जिसके द्वारा, और दूसरा राज्य का स्वतंत्र प्रभार होता है। तो केंद्र में 3 प्रकार के मंत्री परिषद होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। लेकिन राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं। राज्यों में 2 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक जो कैबिनेट मंत्री की सहायता करता है और दूसरा जिसके पास राज्य का स्वतंत्र प्रभार होता है। राज्य के कैबिनेट मंत्री का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। इम्पोर्टेंट है। तो राज्य के कैबिनेट मंत्री का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्य के कैबिनेट मंत्री राज्य के अपने पद पर पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण पद होते हैं राज्य का वित्त मंत्री। जैसे कि राज्य का वित्त मंत्री, राज्य के कैबिनेट मंत्री राज्य के अपने पद पर पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण पद होते हैं। जैसे कि राज्य का वित्त मंत्री जो राज्य का फाइनेंस मिनिस्टर होता है। उप मंत्री की बहाली लगभग नहीं होती है, तो उप मंत्री का यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। विशेष परिस्थिति में उप मंत्री की नियुक्ति होती है। लगभग देखा जाए तो उप मंत्री की नियुक्ति यहाँ पे नहीं होती, तो उप मंत्री की बहाली लगभग नहीं होती है। कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री के समूह को राज्य का मंत्रिमंडल अर्थात राज्य का कैबिनेट कहा जाता है। तो कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री के समूह को राज्य का मंत्रिमंडल अर्थात राज्य का कैबिनेट कहा जाता है। राज्यों के मंत्री परिषद का वेतन कौन तय करता है? तो विधानमंडल के द्वारा तय होता है। राज्यों के मंत्री परिषद का वेतन राज्य के विधानमंडल के द्वारा तय किया जाता है। यदि राज्यों की विधानमंडल ने राज्यों के मंत्री परिषद के वेतन के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया है तो उनके वेतन और भत्ते दूसरी अनुसूची में किए गए प्रावधानों के अनुसार तय होंगे। उदाहरण के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने मंत्री परिषदों का वेतन 400% बढ़ा दिया था। अगर वे नहीं बढ़ाते तो दूसरी अनुसूची के अनुसार उनका वेतन मिलता। तो एक चीज़ को यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि यदि राज्यों की विधानमंडल ने राज्यों के मंत्री परिषद के वेतन के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया है तो उनके वेतन और भत्ते दूसरी अनुसूची में किए गए प्रावधानों के अनुसार होंगे। क्योंकि दूसरी अनुसूची में हम लोगों ने क्या देखा है कि दूसरी अनुसूची में जितने सारे संवैधानिक अंग हैं उनके वेतन के बारे में चर्चा है। तो यदि राज्यों की विधानमंडल ने राज्यों के मंत्री परिषद के वेतन के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया तो उनके वेतन और भत्ते दूसरी अनुसूची में किए गए प्रावधानों के अनुसार तय होंगे। जैसे कि आम आदमी पार्टी ने अपने मंत्री परिषदों का वेतन 400% बढ़ा दिया था। अगर वे नहीं बढ़ाते तो उन्हें दूसरी अनुसूची के अनुसार उनका वेतन प्राप्त होता। वास्तव में राज्य का शासन मंत्री परिषद ही मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर चलता है। तो वास्तव में राज्य का शासन मुख्य मंत्री परिषद के द्वारा ही अपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर चलता है। मंत्री परिषद ही राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये जो मंत्री परिषद होते हैं ये मंत्री परिषद ही राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हैं। मंत्री परिषद प्रशासन चलाने के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी कि एक मंत्री के प्रति भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो यही चीज़ चूँकि लोकसभा और उसके मंत्री परिषद को हम लोगों ने देखा था कि लोकसभा के जो मंत्री परिषद होते हैं वे सामूहिक रूप से मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो पूरा मंत्री परिषद भंग हो जाएगा। तो सेम टू सेम राज्यों में भी है
कि मंत्री परिषद प्रशासन चलाने के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी कि एक मंत्री के प्रति भी यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ जाएगा। महाधिवक्ता जैसे उच्च पदों पर नियुक्तियां राज्यपाल मंत्री परिषद की सिफारिश पर ही करता है। तो राज्यपाल महाधिवक्ता जैसे उच्च पदों पर नियुक्ति करता है, लेकिन इन्हीं मंत्री परिषदों की सिफारिश पर इम्पोर्टेंट है। विधानसभा में विधेयक जो है वह राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों के द्वारा रखा जाता है। तो राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों के द्वारा विधानसभा में विधेयक को रखा जाता है कानून बनाने के लिए। मंत्री परिषद बजट तैयार करती है और वित्त मंत्री उसे विधानसभा में पेश करते हैं। तो जो मंत्री परिषद होते हैं वे बजट को तैयार करते हैं और वित्त मंत्री उसे विधानसभा में पेश करते हैं। मंत्री परिषद राज्य का प्रशासन चलाने के लिए नीति या नियमों का भी निर्माण करते हैं। तो मंत्री परिषद राज्य का प्रशासन चलाने के लिए नीति या नियमों का भी निर्माण करते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो ये तो थे हमारे राज्यों के मंत्री परिषद, इम्पोर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक था जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर करते रहें ताकि अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा हो जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, और सेशन को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि यह कैसा लगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद।